Hello learners. So this is the second part of the video series which we are going through right now. पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश की थी। इस तरह के वीडियो में जनरली हम अपना नॉलेज चेक करते हैं कि जो हमने अब तक पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, उसको हम अब तक कितना जानते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, आइस, वाटर एंड steam can be arranged in the decreasing order of the interparticle forces as okay। वाटर अपने 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। बर्फ होता है आइस, वाटर एंड स्टीम। वो आइस के फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड के फॉर्म में रह सकता है जो कि उसको वाटर बोलते हैं हम, और स्टीम मतलब भाप के फॉर्म में रह सकता है। ठीक है ना। अब आपको इसको कैसे अरेंज करना है, कैन बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। ठीक है ना। आपको ये बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसका सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, जिसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, आप उसको सबसे आगे रखेंगे और जैसे जैसे कम होता जाएगा उसको आप अरेंज करते जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। जिसका फोर्स सबसे ज़्यादा होगा उसको आपको सबसे पहले रखना और जिसका सबसे कम होगा आपको लास्ट में रखना है। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है आइस, स्टीम, वाटर। सबसे पहले मतलब ये कहना चाहता है, इस ऑप्शन का कहना है कि आइस जो है उसके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड है। ठीक है ना। और सॉलिड के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे हम। उसके बाद आता है स्टीम, फिर उसके बाद वाटर। लेकिन हम ये जानते हैं कि वाटर जो होता है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है स्टीम के मुकाबले, क्योंकि स्टीम क्या है, गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है ना। तो लिक्विड और गैस को अगर हम कंपेयर करें तो किसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वाटर का। तो वाटर को यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फिर पहले देखते वाटर, स्टीम, आइस। ऑब्वियसली नॉट, वाटर लिक्विड है, फिर गैस है और सॉलिड है। सॉलिड को सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि सॉलिड का अट्रैक्शन, सॉलिड के बीच का फोर्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स सबसे ज़्यादा है। ओके, तो उसको सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन ये सबसे लास्ट में है। ओके, देन ये ऑप्शन भी अपन का रॉन्ग हो गया। अब डिस्कस करते हैं आइस, वाटर, स्टीम। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस के बीच में, मतलब सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ये पूरी तरह से करेक्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके मॉलिक्यूल के बीच में होता है, सॉलिड के बीच में, फिर वाटर, फिर स्टीम। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर ये वाला ऑप्शन अगर ये करेक्ट है तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। ठीक है ना। ओके, सो ठीक है, तो आइस, वाटर, स्टीम इज द करेक्ट ऑप्शन और स्टीम, वाटर, आइस ऑब्वियसली ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ये सही होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वाटर सॉलिडिफाइज टू आइस देन हीट इज। ओके, जब आप वाटर को आइस में चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान करने के लिए, जब आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, क्योंकि लिक्विड क्या है, वाटर क्या है लिक्विड, और आइस क्या है गैस। ठीक है ना। जब आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तब हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, मतलब हीट लगता है। हीट को हम डालेंगे उस सिस्टम में कि हीट अपने आप निकलेगी। मे बी चेंज और इवॉल्व, चेंज भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है, मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है, या तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा हीट में। ठीक है ना। क्वेश्चन को हम थोड़ा, बहुत आसान है लेकिन बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली। एब्जॉर्ब कब होगी, जब हीट हमें उसे देना पड़ेगा। कब देंगे, जब उसे हम और काइनेटिक फोर्स देना चाहते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है ना। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। मतलब इनके बीच इनका जो हीट होता है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है ना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। तो लिक्विड में क्या है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी हीट नहीं है इसके में, है लेकिन बहुत कम, लिक्विड की कंपैरिजन बहुत कम, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हमको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है। ठीक है ना। आप इमेजिन करिए, अब आप खुद से सोचिए कि अगर आपको किसी को एनर्जी किसी की कम करनी, क्योंकि लिक्विड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सॉलिड की एनर्जी बिल्कुल कम है। अब आपको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्योंकि लिक्विड के अंदर बहुत सारा हीट है लेकिन सॉलिड के अंदर बिल्कुल हीट नहीं है। तो लिक्विड को सॉलिड करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी हीट कम करनी पड़ेगी। तो हीट यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी। हमें हीट देना नहीं है, हम हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड को अगर आपको गैस में चेंज करना पड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ही कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो गलती है। नो चेंज इन हीट, हीट में कोई चेंज आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपको लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो आपको हीट अपने आप बाहर निकलेगी। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इवेपोरेशन डिक्रीज्ड बाय,
इवेपोरेशन जो होता है वो कैसे कम होता है, ठीक है ना। हमने इवेपोरेशन के फैक्टर इफेक्टिंग बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे, बट हमने ये उसी के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं बनता है इवेपोरेशन के इफेक्टिंग फैक्टर तो जाके पहले उसको डिस्कस करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर में मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इवेपोरेशन कम होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही इवेपोरेशन बढ़ने लगता है, मतलब जितना आप हीट देंगे वैसे भाप बनेगा, ठीक है ना। जैसे पानी को ले लीजिए, पानी को अगर आप नीचे से गैस जलाते तभी ना वो भाप में बनता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उसको जितना ज़्यादा होता है मतलब उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है? बारिश के समय पे, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो हमारा एयर होता है उसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि जो इन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जैसे आप हवा जितने ज़्यादा, हमने पढ़ा था क्या कि विंडी डे में जिस दिन हवा बहुत तेज़ चलता है उस दिन कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे विंड स्पीड से इवेपोरेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस बढ़ती है, ना कि कम होती है। जैसे कि मैंने बताया था एक टाइम पे ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलते हैं जब सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। आपके सामने मैं कुछ स्टेट्स रखूँगी, जनरली 3 ही स्टेट होते हैं, आपको ये बताना है कंपेयर करके कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कि कौन से स्टेट में होती है, ठीक है ना। एनर्जी ज़्यादा कब होती है? जब आप, मतलब एनर्जी से मेरा मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होती है? गैस में होती है। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि गैस कौन सा है। आइस इज अ सॉलिड, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। देन वाटर क्या है? लिक्विड के अंदर भी उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता, लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या है? स्टीम, और ये ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है ना। तो दिस वॉज द सेकेंड वीडियो ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट. So in next video we are going to see some more questions. Thank you so much.